प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के इंग्लिश के चैप्टर मिसविल द ऑर्डर के साथ करेंगे। आज हम इस चैप्टर के द्वितीय भाग को समझेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में हम हिंदी के अध्याय क्रिया भेद के पहले भाग और दूसरे भाग को समझेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में मैथ के चैप्टर सारणी के तीसरे भाग को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम भौतिकी के अध्याय किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के तीसरे भाग को समझेंगे और साथ साथ हम इन पर आधारित बेहद रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम हमारी 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मिसविल द ऑटर और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑथर को कितना बुरा लगता है और कितना अकेलापन महसूस होता है अपने डॉग के मर जाने से, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ऑटर को अपना पेट बनाएंगे, मतलब ऊदबिलाव को अपना पेट बनाएंगे। साथ ही हमने देखा कि कैसे वो अपने मेल के लिए परेशान होते हैं और फिर 5 दिन बाद उनको मेल मिल जाता है। फिर उनको अपने दोस्त का नोट मिलता है और एक सैक मिलता है, मतलब बोरा मिलता है जिसमें ऑटर होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑथर को कैसा लगता है उस ऑटर को पाकर और वो कैसे उसके साथ रहता है और क्या करता है और कौन कौन सी नई चीजें सीखता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑथर को वो नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है हियर इज योर ऑटर, कि ये रहा तुम्हारा ऑटर, और वो सैक मिलता है, मतलब वो बोरा मिलता है। तो उसे देखते ही ऑथर का क्या रिएक्शन होता है? ऑथर कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो सैक खोला तो मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई। अब ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही वो ऑटर सैक के बाहर आया तो वो बिल्कुल छोटा सा था। वो एक छोटा सा ड्रैगन जैसा प्राणी था जो कि सर से लेकर पैर तक कीचड़ से भरा हुआ था। कीचड़ के नीचे चॉकलेट ब्राउन मोल जैसा फर दिखाई दे रहा था, तो वो कीचड़ को हटाने के लिए ऑथर को कई दिन लग गए। ऑटर की पूरी बॉडी पर मड लगा हुआ था, मतलब कीचड़ लगा हुआ था, तो वो अपनी बॉडी को जोर से शेक करता है, हिलाता है और मड उसकी बॉडी पर से झड़ जाता है। पर अगले महीने ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑथर ने उसको अच्छे से साफ कर दिया था और जो ऑटर था वो रियल कलर, मतलब उसका जो असली का रंग था वो उसमें दिख रहा था। मतलब जो चॉकलेट ब्राउन कलर था वो ऐसा सच में नहीं था, वो ऐसा इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर मड लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था। अगले मंथ ऑथर उस ऑटर का नाम मिजविल रखते हैं, और खास बात तो ये है कि वो कहते हैं कि साइंस में इस क्रिएचर के बारे में
किसी को पता नहीं था। ये तो अननोन क्रिएचर था, मतलब एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में कोई ना जानता हो। और वो कहते हैं कि ये मैक्सवेल्स ऑटर है, मतलब ये मैक्सवेल का ऑथर का ऑटर है। वो बताते हैं कि पहले 24 घंटे तो इसे मतलब उस ऑटर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, क्योंकि तब वो ऑथर के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा था, वो ऑथर की बात नहीं मान रहा था। पर दूसरे दिन वो ऑटर ऑथर के बेड के पास जाकर लेट जाता है बहुत देर के लिए, और वो तब तक सोया रहता है जब तक जो सर्वेंट होते हैं वो उनके लिए मतलब ऑथर के लिए चाय लेकर आते हैं। अगले दिन वो ऑटर अपनी सराउंडिंग्स में अपने आसपास की चीजों में काफी इंटरेस्ट दिखाता है, अपनी रुचि दिखाता है, जबकि पहले दिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा था। तो जो ऑथर होते हैं वो उस ऑटर की बॉडी के हिसाब से एक बेल्ट लेकर आते हैं और उसे पहना देते हैं। फिर ऑथर मिचबिल को बाथरूम में ले जाते हैं, जहां करीब आधे घंटे तक काफी एंजॉय करता है, पानी में काफी शरारती बिहेव करता है, और वो पानी को इधर उधर छिड़क रहा था और उसके साथ खेल रहा था। और वो जो बाथरूम था वो पानी की छींटों से भर गया था और सब दिखा रहा था कि वो ऑटर कैसा है, मतलब कितना शरारती है। अब ऑथर सोचते हैं कि जो पानी का बोल है मैं उसे उल्टा करके रख दूं, वरना ऑटर दिन रात उसी में खेलता रहेगा। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि 2 दिन बाद जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि जो मिचबिल था वो अपने बेडरूम से भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखा कि मिचबिल था, उसका टेल वो डिसअपियर हो रहा था, मतलब गायब हो रहा था। और वो कैसा हो रहा था, मतलब वो कॉरिडोर के बाहर निकला हुआ था और बाथरूम में जा रहा था। तो ऑथर देख रहे हैं और बहुत हैरान हो गए देख के कि मिचबिल को आखिर ये करने क्या वाला था। पता है उसने क्या किया? वो बाथटब पे चढ़कर अपने पैरों से टैप को ओपन कर रहा था, ऑन कर रहा था, मतलब उसने नल चला दिया और नल में से पानी बहने लगा। फिर ऑथर को उसे बांधना पड़ा और उन्होंने प्यार से उस मिचबिल को पास बुलाया और वो मिचबिल उनके पास आ गया। मिचबिल मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ज्यादातर टाइम खेलने में बिताया करता था और उसका फेवरेट प्लेइंग मटेरियल मतलब मनपसंद खिलौना था रबड़ बॉल। वो उस बॉल को अपने पैरों से फेंका करता था और हैरानी की बात तो ये थी कि वो उस बॉल को बहुत तेजी से फेंका करता था और वो बॉल काफी दूर तक जाता था, जैसे कि कोई असली आदमी खेल रहा हो। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उस मिचबिल का सबसे ज्यादा फेवरेट खिलौना मार्बल मतलब कंचे हैं, और वो मिचबिल उन कंचों के अपने पेट पर रखता था और रोल करता था, पर वो कंचे आज तक जमीन पर नहीं गिरे थे। मतलब वो ऐसे खेलता था, अपने पेट पर रख के उसे रोल करता था, लेकिन फिर भी वो कंचे कभी उसके पेट के ऊपर से नीचे नहीं गिरे थे। डिफिकल्ट वर्ड, क्रिसेंट, नेम मतलब नाम रखना, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, शत्रुतापूर्ण, एपथी, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसमें मन ना हो, रुचि ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे ऑटर ऑथर का दोस्त बन जाता है और ऑथर उस ऑटर का नाम मिचबिल रखते हैं। मिचबिल बहुत शरारती होता है और उसे पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है।
आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये चैप्टर मिचबिल द ऑटर जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है जब ऑथर मिचबिल को इंग्लैंड लेकर जाना चाहते हैं और वो क्या करते हैं जिससे वो मिचबिल को अपने साथ ले जा सके फ्लाइट में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी बिना किसी रोक टोक के साथ। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्रिया और उसके भेदों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी अपनी पूरी दिनचर्या में कुछ ना कुछ करते ही होंगे। अक्सर आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता होगा कि आज आपने क्या क्या किया। अगर आप उस सवाल के जवाब देने जाएं तो आप बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसे क्रिया कहते हैं। क्या होती है क्रिया और क्रिया का कितना महत्व है व्याकरण में और उसके कितने भेद होते हैं, आइए आज की इस वीडियो में उसका अध्ययन करते हैं। जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे वाक्य संरचना, कि वाक्य की संरचना किस प्रकार होती है, वाक्य को किस प्रकार रचा जाता है। उसके आधार पर हम क्रिया का महत्व जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम क्रिया की परिभाषा के बारे में जान सकेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद हम क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी कॉपी और कलम और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तैयार हैं आप सभी? आप बहुत सी क्रिया करते होंगे। स्क्रीन पर जो क्रिया दिखाई जा रही है वो क्रिया है नाचना, चलना और सोना। यानी ये जितनी भी चीजें जो स्क्रीन पर दिखाई गई हैं उससे कोई ना कोई काम करने का बोध हो रहा है और क्रिया का अर्थ ही होता है काम करना। तो यानी किसी भी कार्य को करने का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया कहलाते हैं। आइए इसका आज हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया का महत्व जानते हैं। हम सभी अब कुछ कुछ जानने लगे हैं कि क्रिया कहते किसे हैं, तो अब उसका महत्व जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूं, ये एक वाक्य है। अगला वाक्य है तुम क्या कह रहे थे। अब यहां पर देखिए, पढ़ता हूं, कह रहे थे, ये सभी क्रियाएं हैं। यानी क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। किसी भी वाक्य को पूरा होने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह किसी भी रूप में पड़े। अगर मैं यह कहूं कि मैं 9 कक्षा में क्या पढ़ता हूं, रहता हूं, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। स्पष्टीकरण के लिए क्रिया को लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया की परिभाषा यह है कि किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, नाचना, चलना, सोना, ये सभी क्रियाएं हैं। इनसे किसी ना किसी काम के होने या किसी के द्वारा किसी काम को करने का बोध हो रहा है। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। चलना, चित्र में आप देख सकते हैं कि एक लड़की चल रही है, चलने की क्रिया कर रही है, उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वो काम है चलने का। अगली क्रिया है सोना, किसी बच्चे के द्वारा सोया जा रहा है, तो यहाँ पर सोने का काम जो है वो प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार इन शब्दों को जिनसे किसी के काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहेंगे। आइए अब हम वाक्य रचना में क्रिया के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी वाक्य को रचने के लिए हमें कर्ता, कर्म और क्रिया की आवश्यकता होती है। कर्ता को हम सब्जेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं
और क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको यह चिन्ह याद रखने हैं। S फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता यानी किसी कार्य को करने वाला, इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिसका सिंबल होगा O, और V यानी वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया। यहां पर कर्ता किसी काम को करने वाला है, सब्जेक्ट, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट वो तत्व है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अभी हम इसे और विस्तृत रूप से समझेंगे एक उदाहरण से। और क्रिया, जैसा भी हमने पढ़ा कि किसी काम को करना और किसी काम के होने का बोध कराना, है ना, वो क्रिया का काम है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य संरचना में क्रिया का अति महत्व होता है। अब देखिए, उदाहरण देखिए, मयंक पुस्तक पढ़ता है। यहां पर मयंक जो है वो सब्जेक्ट है, यानी वो किसी काम को करने वाला है, इसीलिए उसे कर्ता मानेंगे। अब पुस्तक, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, यानी उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो पुस्तक जो है वो ऑब्जेक्ट है। और क्रिया है वर्ब, यानी पढ़ना, पढ़ना किसी काम के होने का बोध करा रहा है, तो वो है वर्ब। ठीक इस प्रकार प्रिया गाना गाती है में प्रिया गाना गा रही है, यानी कोई कार्य कर रही है, उस काम को करने वाली है, इसलिए उसका जो तत्व रूपी नाम होगा वो होगा सब्जेक्ट। और गाना, गाना ऑब्जेक्ट होगा, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गाने पे पड़ रहा है, तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। और गाती है होगा वर्ब, यानी क्रिया। आइए अब हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब यानी कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम को समझने के बाद क्रिया के आधारभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जिस कर्म के बारे में हमने बात की, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की, उसी कर्म को आधार बनाकर क्रिया के भेद निर्धारित किए गए हैं। क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पर भी होते हैं, है ना। क्रिया के कई सारे भेद कई आधारों पर होते हैं, पर यहाँ पर हम क्रिया के कर्म के आधार पर भेद पढ़ेंगे, जो कि हमारी जो पाठ्यचर्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें भी संकलित है। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। सबसे पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया में सामान्यतः यह अंतर है कि अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना, यानी क्रिया जब बिना कर्म के प्रयोग की जाती है, यानी वर्ब जब विदाउट ऑब्जेक्ट के यूज किया जाता है, यानी उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसमें, वाक्य में, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। आइए अब हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया अपने कर्म के साथ उपस्थित होती है, यानी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग होगा। यहां पर हमने वाक्य संरचना के जिन तत्वों का अध्ययन किया था, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, तीनों ही तत्वों का प्रयोग होगा। पर अकर्मक क्रिया में बस सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग होगा। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने क्रिया की इस अवधारणा को समझ लिया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। क्या आप सभी को याद है कि क्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। बिल्कुल सही। आज हमने जाना कि वाक्य संरचना क्या होती है, यानी वाक्य को रचते समय जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे हमने जाना। वे तत्व हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। और इन सब के लिए हमने सब्जेक्ट को एस नाम से जान लिया है, ऑब्जेक्ट को ओ नाम से जान लिया है और वर्ब को वी नाम से जान लिया है। यह आपको ध्यान रखना है, अगली वीडियो में काम आएगा। साथ ही आज हमने जाना कि क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद हैं। मेरे साथ बोलिए। पहला भेद है
बिल्कुल सही, अकर्मक। और दूसरा भेद? बिल्कुल सही, सकर्मक क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम क्रिया के भेदों का अध्ययन विस्तार से करेंगे, यानी जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। आप सभी जो आज का पाठ हमने पढ़ा है उसका अभ्यास घर पे करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के क्रम में हम क्रिया और उसके भेदों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित हमने पहले भी एक वीडियो देख रखी है। हमने उस वीडियो में क्या पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। साथ ही जानते हैं आज की इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे कि अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। इसके बाद हम सकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे कि सकर्मक क्रिया की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। साथ ही सकर्मक क्रिया के कुछ भेद भी निर्धारित किए गए हैं। विद्वानों द्वारा निर्धारित उन भेदों का अध्ययन भी आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी कॉपी और कलम और महत्वपूर्ण स्थलों को नोट करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्रिया किसी काम के होने या करने का बोध कराती है और किसी वाक्य में क्रिया का महत्व बहुत अधिक होता है। कोई भी वाक्य क्रिया के बगैर पूरा नहीं होता। हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की अवधारणा को पढ़ा था और हमने जाना था क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म उपलब्ध नहीं होता, यानी यहां पर वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होता है, और सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है, यानी विद ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे और बेहतर तरीके से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आज हम अकर्मक क्रिया को समझते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि इस प्रकार की क्रियाओं में कर्म उपलब्ध नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गीता चल रही है और वह हंस रही है तथा दीपक सो रहा है। अब यहां पर आइए हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का निर्धारण करते हैं, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया का निर्धारण करते हैं वाक्य में। जैसे गीता तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, चल रही है वर्ब हो गया। पर क्या आपको इसमें कोई ऑब्जेक्ट मिला? बिल्कुल नहीं। आइए अब अगला वाक्य देखते हैं। वह हंस रही है, यहां पर वह जो है वो सब्जेक्ट है, हंस रही है वर्ब है। तो क्या यहां पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं। आइए अब अगला वाक्य देखते हैं। दीपक सो रहा है, यहां पर दीपक सब्जेक्ट है, यानी काम को करने वाला है, करता है, और सो रहा है वर्ब है। तो क्या यहां पर आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म उपस्थित दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यानी इस प्रकार के वाक्यों में हमने देखा कि जो कर्म की उपस्थिति है वो नहीं है, यानी कर्म जो है वो अनुपस्थित है। इस प्रकार की क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ये है कि वाक्य में जब क्रिया कर्म के बिना आती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी किसी सेंटेंस में जब वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना? अकर्मक यानी बिना कर्म के। अकर्मक क्रिया में कर्म कभी उपलब्ध नहीं होता।
आइए अब हम सकर्मक क्रिया का अध्ययन करते हैं। गीता सड़क पर चल रही है और वह फुटबॉल खेलता है। इन उदाहरणों को पढ़िए और वाक्य संरचना के आधार पर आप इनमें वाक्य संरचना के तत्व यानी कर्ता, कर्म और क्रिया को खोजने का प्रयास कीजिए। पहला उदाहरण, गीता सड़क पर चल रही है। यहां पर गीता सब्जेक्ट है, सड़क ऑब्जेक्ट है, चल रही है वर्ब है। वहीं वह फुटबॉल खेलता है में वह सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और खेलता है वर्ब है। यहां पर देखिए वाक्य संरचना की तीनों इकाई उपस्थित है, यानी ऑब्जेक्ट उपस्थित है, कर्म की उपस्थिति है। इस प्रकार की क्रियाओं में जहां पर कर्म उपलब्ध होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है कि वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कर्म के साथ आने वाली क्रिया। आइए अब हम सकर्मक क्रिया के भेदों का अध्ययन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सकर्मक क्रिया के और भी भेद होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आइए अब हम सकर्मक क्रिया के भेदों को अध्ययन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। क्या होता है एक कर्मक क्रिया और क्या होता है द्विकर्मक क्रिया, आइए जानते हैं एक एक करके। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जानते हैं। एक कर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है कि वाक्य में जब क्रिया के साथ एक ही कर्म आता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि कर्म उपस्थित होगा पर कर्म सिर्फ एक ही होगा, यानी ओनली वन ऑब्जेक्ट होगा। यानी गीता सड़क पर चल रही है और वह फुटबॉल खेलता है। यहां पर देखिए गीता सब्जेक्ट है, सड़क ऑब्जेक्ट है, चल रही है वर्ब है, वह सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, खेलता है वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, यानी एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सड़क के साथ किसी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, फुटबॉल के साथ किसी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा। आइए अब हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि वाक्य में जब क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म आते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी पिछले उदाहरण में सिर्फ एक कर्म था और यहाँ पर दो कर्म होंगे या उससे अधिक होंगे, तब उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है गीता फल और सब्जी खाती है। अगला उदाहरण है विद्यालय में बच्चे, अध्यापक तथा प्राचार्य हैं। यहां पर गीता जो है वो सब्जेक्ट है, फल ऑब्जेक्ट है, सब्जी भी ऑब्जेक्ट है, खाती है वर्ब है। अब यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है ना, यानी दो कर्म है। अब आइए हम अगले उदाहरण में देखते हैं कितने ऑब्जेक्ट हैं। विद्यालय सब्जेक्ट है, बच्चे ऑब्जेक्ट है, अध्यापक ऑब्जेक्ट है, प्राचार्य ऑब्जेक्ट है और वर्ब है हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो से अधिक कर्म का प्रयोग हुआ है, यानी बच्चे, अध्यापक और प्राचार्य। यानी दो कर्म या दो से अधिक कर्म जिन वाक्यों में उपस्थित होंगे वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया सभी समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। वो क्रिया जिसके साथ उसका कर्म उपलब्ध नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने जाना कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ सदैव
कर्म उपलब्ध होता है, यानी वाक्य का जो तत्व है कर्म वो उपस्थित होता है। और हमने जाना कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। क्या आपको याद है सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? बिल्कुल सही, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है बिल्कुल सही द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में हमेशा दो या दो से अधिक कर्म उपस्थित होते हैं। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको क्रिया प्रकरण पूरी तरह से समझ आ गया होगा और घर जाकर आप इसका अभ्यास करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से क्रियाओं को चुनकर छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और साथ ही उनको भेद के अनुसार विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया को एक क्रम में लिखना, सकर्मक क्रिया को एक कर्म में लिखना और सकर्मक क्रिया में भी दो कर्म सुनिश्चित करना जिसमें एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया हो। इस प्रकार आपका अभ्यास हो जाएगा और आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएंगे। मुझे आशा है आपने इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के विषय क्या हैं। उपसारणिक और सहखंड यानी माइनर एंड कोफैक्टर, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम यानी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो चलिए दोस्तों उपसारणिक क्या है देखते हैं। दोस्तों सारणिक के अवयव aij का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव aij स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव aij के उपसारणिक को mij द्वारा हम व्यक्त करते हैं। और एक बात दोस्तों, n क्रम n यहाँ 2 से अधिक या 2 के बराबर है कि सारणिक के अवयव का उपसारणिक n-1 क्रम का सारणिक होता है। सहखंड यानी कोफैक्टर, एक अवयव aij का सहखंड जिसे कैपिटल aij द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां aij है -1 की पावर i प्लस j mij के द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां का उपसारणिक mij है। चलिए दोस्तों एक उदाहरण देखते हैं। डेल्टा बराबर एक सारणिक है। इस अवयवों में a11 तथा a21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। चलिए दोस्तों उपसारणिक और सहखंड की परिभाषा द्वारा हम पाते हैं कि a11 का उपसारणिक है m11 के बराबर, यानी a11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से आ रहा है, तो उसके अलावा जो 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक होगा उसका मान उसका उपसारणिक होगा, जो आप देख सकते हैं a22 a33 माइनस a23 a32 के बराबर है। अब a11 का सहखंड है दोस्तों कैपिटल A11 जो है बराबर दोस्तों -1 की पावर 1 प्लस 1 और इसका गुणन हो रहा है m11 से। तो हम देख सकते हैं कि -1 की पावर 1 प्लस 1 1 के बराबर होती है। तो a11 का उपसारणिक और सहखंड बराबर ही मिला है। इसी तरह दोस्तों a21 का उपसारणिक है m21, यानी वह सारणिक जहां पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ नहीं लिया है, वह बराबर है a12 a33 माइनस a13 a32 के। इसी प्रकार दोस्तों a21 का सहखंड है कैपिटल A21 के बराबर, जो है -1 की पावर 2 प्लस 1 m21। यहाँ पर हमारे उपसारणिक का गुणन -1 से हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आव्यूह का सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों एक वर्ग आव्यूह A बराबर aij का सहखंडज आव्यूह कैपिटल aij के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां कैपिटल aij का आव्यूह जो हमने लिया है वह अवयव का सहखंड है, यानी आव्यूह
ए के सहखंडज को एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां हम ए डी जे ए लिखते हैं। चलिए दोस्तों, उदाहरण के रूप में एक आव्यूह ली है और ए का हमें सहखंडज ज्ञात करना है। हम जानते हैं दोस्तों A11 हम यहाँ 4 निकाल सकते हैं, A12 यहाँ -1 मिलेगा, A21 यहाँ -3 है और A22 2 मिलेगा। इन सब को निकाल कर दोस्तों हमें अपना एडजॉइंट A मिल जाएगा इस प्रकार से, यानी हमारे आव्यूह में आप देख सकते हैं A11, A21, A12, A22, यानी हमें अब एक आव्यूह मिलेगा जो हमारा एडजॉइंट है या सहखंडज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक प्रमेय देखते हैं। यदि A कोई n कोटि का आव्यूह होता है दोस्तों, तो A का गुणन एडजॉइंट A से बराबर होता है एडजॉइंट A के गुणन A से, जो होता है दोस्तों सारणिक A का गुणन AI से, यानी जहां I n कोटि का तत्समक आव्यूह है। एक परिभाषा है दोस्तों, एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर कहलाता है यदि इसका सारणिक या मॉड A बराबर 0 है। एक और परिभाषा देखते हैं दोस्तों, एक वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि इसके सारणिक का मान 0 नहीं हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरा प्रमेय देखते हैं। यदि A तथा B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो AB तथा BA भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। तीसरा प्रमेय है दोस्तों, आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अर्थात अगर हमारे पास एक सारणिक है जो A और B के गुणन से मिला है, वह बराबर होगा A सारणिक गुणन B सारणिक, जहां A तथा B समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास चौथा प्रमेय है। एक वर्ग आव्यूह A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। यदि A बराबर एक आव्यूह दे रखा है और B बराबर एक दूसरा आव्यूह दे रखा है, तो स्थापित करना है कि AB का इनवर्स बराबर है B इनवर्स A इनवर्स के। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास AB है तो इनका गुणन करके हमें एक आव्यूह मिल जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि AB का सारणिक -11 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो AB इनवर्स का अस्तित्व है और इसे निम्नलिखित प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। यानी AB इनवर्स बराबर होता है दोस्तों 1/AB का सारणिक, इसका गुणन एडजॉइंट AB से, जो बराबर हो जाएगा -1/11 और एडजॉइंट AB यानी हमारी जो आव्यूह मिली थी उससे गुणन करके, जो होगा बराबर दोस्तों 1/11 और 14, 5, 5, 1 के। आगे देखते हैं दोस्तों, अब सारणिक A का -11 है जो 0 के बराबर नहीं है और B का भी सारणिक 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए A इनवर्स और B इनवर्स दोनों का अस्तित्व है, जिसे हम निम्नलिखित रूप में व्यक्त करेंगे। यानी A इनवर्स भी हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा और B इनवर्स भी एक आव्यूह हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों जब हम B इनवर्स और A इनवर्स का गुणन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से हल करके मिल जाएगा। हम देख सकते हैं दोस्तों कि AB का इनवर्स हमें बराबर मिला है B इनवर्स A इनवर्स के। आगे देखते हैं दोस्तों सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संगत निकाय क्या है। निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हलों एक या अधिक का अस्तित्व होता है। और असंगत निकाय, निकाय असंगत कहलाता है यदि किसी भी हल का अस्तित्व नहीं हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय पर विचार करते हैं दोस्तों। आपके सामने
कुछ समीकरण दे रखे हैं दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, इसी प्रकार से अन्य दो। तो दोस्तों मान लीजिए कि a मैंने आव्यूह बना दी है x, y और z के व्यंजक की, और इसी प्रकार x एक आव्यूह है x, y, z की, और b एक आव्यूह है d1, d2 और d3 की। तो दोस्तों तब समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ax बराबर b में a, x और b तीनों आव्यूह हमने इसमें लिख दी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब एक स्थिति हमारे पास है दोस्तों, यदि a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, और दूसरी स्थिति है दोस्तों, यदि a एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब हमारे पास होता है दोस्तों कि मॉड a बराबर 0, यानी इसका सारणिक का मान 0 होता है। चलिए एक उदाहरण करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। दोस्तों समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में पहले व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे हम लिखते हैं, यानी इस समीकरण के मुताबिक दोस्तों हमें a मिलेगी यह आव्यूह, x मिलेगा हमें x, y, z और b यहाँ पे हम लेंगे 8, 1, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका सारणिक का मान क्या है। इसका सारणिक का मान -17 है, जो 0 के बराबर नहीं है, तो हम a व्युत्क्रमणीय कह सकते हैं और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। यानी हम a11 निकालेंगे दोस्तों -1 के बराबर, a12 निकालेंगे -8 के बराबर, a13 निकालेंगे -10 के बराबर। इसी तरह a21, a22, a23 और a31, a32, a33 का मान भी आप लोग निकाल लेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे पास a इनवर्स मिल जाएगा हमें -1/17, और हमारी आव्यूह जो हमें अपने a से यानी a के सहखंडज या एडजॉइंट से। आगे देखते हैं दोस्तों, x बराबर हम लिख सकते हैं a इनवर्स का गुणन b के साथ, यानी a इनवर्स जो हमने अभी निकाला था इसका गुणन हमारी b आव्यूह के साथ। अतः दोस्तों हम देख सकते हैं x, y, z बराबर हमें 1, 2, 3 के मिल गया है इस प्रकार से। तो दोस्तों देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम के बारे में पढ़ा, और सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का तीसरा भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे दर्पण समीकरण को और जानेंगे प्रतिबिंबों से जुड़ी एक और राशि के बारे में जिसे कहा जाता है आवर्धन। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले विषय दर्पण समीकरण के साथ। लेकिन दोस्तों दर्पण समीकरण को जानने से पहले हम जान लेते हैं किसी प्रतिबिंब से जुड़ी कुछ राशियों को। तो जैसा कि यहाँ इस चित्र में एक उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तन को दिखाया गया है, जिसमें वस्तु दर्पण के सामने ही कहीं रखा है। इस दर्पण के लिए जैसा कि हमने देखा भी था कि मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, जिसे यहाँ F से दर्शाया गया है। दोस्तों ये वो बिंदु होता है जहां से प्रकाशिक अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं परावर्तन के बाद गुजरती हैं। और दोस्तों दर्पण के ध्रुव P और इस फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, और जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु यानी कि C, जिसे कहा जाता है
वक्रता केंद्र। और दोस्तों ये बिंदु उस गोले का केंद्र होता है जिसके किसी भाग से ये दर्पण बना है। यहाँ पर ध्रुव P और इस बिंदु C के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसे R से दर्शाया जाता है और जो लगभग फोकस दूरी के दोगुनी होती है। इसके बाद आती है वस्तु की दर्पण से दूरी, जो इस चित्र में PB है। इसे U से दर्शाया जाता है, जबकि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, जो इस चित्र में PB डैश है, इसे V से दर्शाते हैं। दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई को H से, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से दर्शाते हैं। आइए अब जानते हैं इन राशियों की सही चिन्ह परिपाटी को। दोस्तों, आप सभी ने ग्राफ तो देखा ही होगा। किसी ग्राफ को बनाते समय हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं और ऊपर की राशियां धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं और नीचे की राशियां ऋणात्मक होती हैं। तो यदि हम दर्पण के ध्रुव को ग्राफ के मूल बिंदु पर रखें, तो हम देख सकते हैं कि किसी उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होंगी, जबकि किसी अवतल दर्पण के लिए ये दोनों ही राशियां ऋणात्मक होंगी। इसके अतिरिक्त दोनों ही दर्पणों के लिए U अर्थात वस्तु की दर्पण से दूरी ऋणात्मक होगी, जबकि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए V यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, जबकि आभासी अर्थात दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए ये राशि धनात्मक होगी। और दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होगी, जबकि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। दोस्तों, किसी दर्पण के लिए U, V और F के बीच का संबंध दर्पण समीकरण कहलाता है। आइए इस समीकरण को अब प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी दर्पण, जैसे कि यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दर्शाया है। इससे दर्पण समीकरण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज A', B', C लेते हैं तथा त्रिभुज ABC लेते हैं। क्योंकि इन दोनों ही त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे, जिससे हम लिख सकते हैं कि इनकी समरूप भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी A' B' बटे AB बराबर B' बटे BC, और B' तथा BC को लिख सकते हैं क्रमशः PC माइनस PB' और PC जमा PB। इसी प्रकार त्रिभुज A', B', F तथा त्रिभुज DPF समरूप है, जिससे हमें प्राप्त होता है A' B' बटे DP बराबर B' F बटे PF। और इसके अतिरिक्त DP जो बराबर है AB के, इसे समीकरण में रखने पर आता है A' B' बटे AB बराबर PF घटा PB' बटे PF। दोस्तों, अब हम इन दोनों ही प्राप्त समीकरणों के दाएं पदों को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि इनके बाएं पद समान हैं। तो इनसे प्राप्त होती है समीकरण PC घटा PB' बटे PC जमा PB बराबर PF घटा PB' बटे PF। चलिए इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब जैसा कि हम किसी ग्राफ को बनाते समय ध्यान रखते हैं कि y अक्ष के बाईं ओर x का मान ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होता है, ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दर्पण y अक्ष पर ही है, यानी
इसके भी बाईं ओर वाली राशि ऋणात्मक तथा दाईं ओर वाली राशि धनात्मक होंगी। चलिए अब इन्हीं चिन्हों के साथ हम इस समीकरण में राशियों का मान रखते हैं, यानी PC जो बराबर होगा 2F के और PB' जो बराबर है V के, जबकि PB होगा U। किंतु क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर है इसलिए ये ऋणात्मक होगा। इसके अतिरिक्त PF जो होगा F, तो राशियों का मान रखने तथा इसे हल करने पर आता है UF जमा VF बराबर UV। दोस्तों, यदि अब इस समीकरण के प्रत्येक पद को UVF से विभाजित किया जाए तो इससे हमें प्राप्त होती है दर्पण समीकरण, जो होगी 1/V जमा 1/U बराबर 1/F, जिसके आधार पर किन्हीं प्राप्त दो राशियों से तीसरी राशि का मान प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं बिंदुओं से जुड़ी एक और राशि को, जिसे कहा जाता है आवर्धन। दोस्तों, आवर्धन किसी वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में वस्तु के संदर्भ में घटना या बढ़ना कहलाता है, या फिर प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। दोस्तों, आवर्धन को m से दर्शाया जाता है, जो बराबर होता है h' या फिर ऋणात्मक V/U के। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और एक बार दोहरा लेते हैं आज के इस वीडियो में समझाए गए विषयों को। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने प्राप्त किया दर्पण समीकरण को, जिसके बाद हमने जाना आवर्धन को और प्राप्त किया आवर्धन को प्राप्त करने के लिए सूत्र। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी पाठ के कुछ और विषयों को, जो हैं अपवर्तन का नियम, जिसके बाद हम देखेंगे किसी कांच के टुकड़े द्वारा अपवर्तन को, और इसके बाद समझेंगे जल में किसी वस्तु की स्पष्ट गहराई को। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हमने कक्षा 10 में इंग्लिश के चैप्टर मिसविल द ऑर्डर के सेकंड पार्ट को पढ़ा।
ठीक इसके बाद क्लास 10th में ही हिंदी के अध्याय क्रिया भेद के पहले और दूसरे भाग को समझा। ठीक इसके बाद क्लास 12th में मैथ्स के चैप्टर सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट के तीसरे भाग को समझा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद क्लास 12th में हम भौतिकी के अध्याय किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र को समझा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DG साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।